वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इस पूरे लेक्चर में हम लोग यूपीपीसीएस आरओ में पॉलिटी में जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन है। और ये वाली वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी क्या चक्कर रहेगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप पूरा पढ़ रहे हो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखते जाओ, देखते जाओ। और एग्जाम आने ही वाला है तो पूरी तैयारी आप यहाँ से बैठ के आराम से करिए, ठीक है। पीवाईक्यूज हैं, सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छा हो पा रहा है, दैट मीन्स आपकी तैयारी बढ़िया है। नहीं भी कर पा रही हो तब भी कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस जाके कंप्लीट करोगे, उसमें से भी आपके बहुत से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन फर्स्ट से एंड तक कवर हो जाए। एक भी मिनट आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। पूरी वीडियो बहुत काम की रहेगी, सारा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ए टू जेड मिलेगा इसमें, ठीक है। तो दोनों मीडियम में है, टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला, मेरा ध्यान दोनों मीडियम पे रहेगा, किसी एक मीडियम पे नहीं रहेगा, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दोनों मीडियम में ही पूरा कवर अप करवाऊंगी। सो डोंट वरी कि ये वाला पहले या वो वाला बाद में, ऐसा कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पूरा पूरा ही आप पढ़ोगे इसमें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है संविधान का भाग 9A। संविधान का भाग 9A जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? 9A यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है। तो कौन सा स्थानीय स्वशासन है, रूरल या अर्बन, ग्रामीण या शहरी? देखिए पार्ट 9 जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपसे पार्ट 9A पूछ रहा है, दैट मीन्स वो म्युनिसिपैलिटी मतलब कि शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। अगर पार्ट 9 पूछता तब आपका आंसर क्या हो जाता? ग्रामीण क्षेत्र, जो कि हमारे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आता है। वही 243 पी से 243 जेड जी तक कौन सा जाता है? हमारा म्युनिसिपैलिटी। तो पार्ट 9A में लिखा गया है। और ये हमारे संविधान के 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत टाइम बाद जोड़ा गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये 9A शहरी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी वाला। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी जल के बंटवारे में कौन कौन से राज्य और संघ यहाँ पर सम्मिलित है? तो देखिए आपको पता है कि कावेरी रिवर के ऊपर काफी बड़ा डिस्प्यूट बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अब हमसे ये पूछा कि कौन कौन से जगह उसमें शामिल है। तो देखो भाई, कावेरी रिवर में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी शामिल है, ठीक है। पौंडीचेरी का पहले नाम अभी नाम क्या हो गया? पुडुचेरी। तो ये चारों स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल हैं। और जो कावेरी नदी है उसका जो ओरिजिनेशन है, वैसे तो ये ज्योग्राफी का पॉइंट है, बट फिर भी आपको मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो कावेरी जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है? तला कावेरी। तला कावेरी कहाँ पे है? वो है कूर्ग। कूर्ग कहाँ पे है? कर्नाटका, ठीक है। ये पूरा एड्रेस है हमारी कावेरी नदी का, ठीक है। बहुत ज्यादा सैक्रेड रिवर कही जाती है। साथ ही साथ गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरे नंबर की अगर सबसे बड़ी नदी कही जाए साउथ की तो वो कावेरी ही है, ठीक है। कौन सी रेंज से निकलती है? ब्रह्मगिरी, तला कावेरी, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा ये फैक्ट्स को। और एक चीज, कावेरी रिवर का पुराना नाम क्या हुआ करता था? तमिल लिटरेचर में कावेरी रिवर को पोन्नी, PONNI के नाम से भी जाना जाता था। 4 स्टेट्स इसमें जुड़ी हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर इसको आके मिलती हैं कावेरी को, वो है हारंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, अमरावती। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे अपनी पढ़ाई करते समय, ठीक है। तो ये पूरी जो रिवर है ये सबसे ज्यादा कौन से एरिया में फ्लो करती है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल और फिर पुडुचेरी। जो ये ऑप्शन है ना डी वाला, ये पूरा सीक्वेंस में ही है कि किस ये रिवर कितने कितने एरिया में फ्लो करती है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो डी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान का है? बड़ा इजी, बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
संविधान में 108 अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग मतलब कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में लिखा गया 108 नंबर के आर्टिकल में। ठीक है, जो आर्टिकल 110 है वो तो वित्त विधेयक है, मतलब कि मनी बिल है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो 108 इसका आंसर है। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 100 की, हमारे संविधान का अनुच्छेद 100 किसके ऊपर बात करता है? वोटिंग के ऊपर। जो हमारे दोनों सदन है वहां पे वोटिंग के ऊपर बात कर रहा है। और एक शब्द है कोरम, सुना होगा आप लोगों ने, उसके ऊपर बात करता है। बाकी इसके अलावा 108 में लिखा गया संयुक्त वाला। अब संयुक्त अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग हमारे संविधान में काफी बार जो है वो हो चुकी है। काफी बार से मेरा मतलब है 3 बार हुई है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं हो रहा होता है उस समय ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, और उस ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, मतलब 543 यहाँ के, 245 यहाँ के, टोटल कितने हो गए? 788 आते हैं, मिलकर के इनकी बैठक होती है। और जो भी ये विधेयक होगा, वो बिल, वो सिंपल मेजोरिटी मतलब कि सामान्य बहुमत से पास करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमारा ये अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, तब इसको प्रिसाइड करने के लिए, इसकी अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो आते हैं। अगर ये अनुपस्थित हैं, ये एब्सेंट हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे। और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता, बहुत ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो व्यक्ति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। दैट पर्सन कैन नॉट प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग। वो कौन से व्यक्ति हैं? ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे, वो पोस्ट का नाम क्या है। क्लियर हुआ? और एक चीज, जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या मनी बिल आता है, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन अधिनियम आता है, तो उस केस में संयुक्त अधिवेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब तक केवल 3 ही बार हमारी जो है ये संयुक्त अधिवेशन करवाया जा चुका है। एक तो डाउरी के लिए, दहेज प्रथा के लिए, ये कब हुआ था? 1962 में। एक था बैंकिंग सर्विस के लिए, ईयर हमसे पूछे जा सकते हैं, 1978 में। और एक पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2002। तो 3 बार अभी तक ऐसा हुआ है कि हमारा ज्वाइंट सेशन हुआ है, अदरवाइज अभी तक और इन 3 केसेस में ही केवल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ज्वाइंट सेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। जिसको आता है वो रिवाइज कर लो मेरे साथ इसको। बाकी बढ़ते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे संविधान की कौन सी सूची में स्केड्यूल्स जो है, 3 हमारी लेजिस्लेटिव सूचियों के बारे में विवरण दिया हुआ है? तो हमारी ऐसी कौन सी सूची है? वो 7। आप लोगों ने अनुसूचियां स्केड्यूल्स को लर्न किया होगा। 12 है। लर्न करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसमें जो ये है ना, एफ, एफ का मतलब है संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है हमें 3 लिस्ट के बारे में प्रावधान है। कौन कौन सी 3 लिस्ट है हमारी? राज्य सूची, संघ सूची, पहले संघ सूची है, फिर राज्य सूची मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची मतलब कि कंकरेंट लिस्ट। तो 3 प्रकार की हमारे पास लिस्ट है। और जो अवशेष सूची है, रेसिडुअरी लिस्ट, वो हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ? तो 3 सूचियों का विवरण है हमारा। अनुसूची है 7th नंबर की, 20 का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जाता है सवाल, क्योंकि ये तो ट्रिक से भी लर्न हो जाएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसको नहीं आती बताइएगा जरूर कि मैम हमें ट्रिक नहीं आती, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, पर आपको वैसे ट्रिक लर्न करनी है। ठीक है, हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मतलब कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की मान लो डेथ हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन आएगा यहाँ पर देखने के लिए? है ना? तब कौन कार्यकाल संभालेगा? तो वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। हमारे 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई है। कौन कौन से रहे हैं वो? सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये हमारे 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई। जाकिर हुसैन की डेथ पर आते हैं उस समय के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब वीवी गिरी चले गए प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके स्थान पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उस समय के सीजेआई थे, वो हमारे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। क्लियर हुआ सीक्वेंस? अब मान लीजिए अगर हमारे सीजीआई भी नहीं है तो कौन आएगा? तो देखो, सीजीआई भी अगर नहीं है, तीनों ही पोस्ट खाली हैं,
तो जज आएंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मैच करना है कि न्यूनतम आयु हमारी किस किस चीज के लिए दी गई है। अब 21 वर्ष न्यूनतम आयु किसके लिए होती है? पंचायत के सदस्य बनने के लिए। 25 वर्ष आप किसके लिए बन सकते हो? 25 वर्ष आप यहाँ पर बन सकते हो अगर आप राज्य विधानसभा के सदस्य हो। 30 वर्ष विधान परिषद और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। ये है इसका मैच द फॉलोइंग, तो आपका आंसर इसका बन जाएगा ए ऑप्शन। आप मैच करके देखो। ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष। जजेस के लिए न्यूनतम वर्ष कुछ नहीं दिया गया, न्यूनतम आयु नहीं है, अधिकतम आयु है। ठीक है, मैक्सिमम एज है लेकिन मिनिमम नहीं दी। जबकि इसके अलावा जो है हमारे लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है या आपको विधानसभा का बनना है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष। वही आपको राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा और विधान परिषद का बनना है तो 30 वर्ष, और पंचायत के लिए 21 वर्ष। तो इस हिसाब से आप इसको लर्न करना। जजेस का नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। अगला प्रश्न देख ले हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे राष्ट्र केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो हमारे किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव पावर संविधान में साफ साफ लिखा गया राष्ट्रपति के हाथ में होती है। साफ साफ हमारा अनुच्छेद 52, 53 इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास में है। प्रधानमंत्री जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, सरकार इनके अंडर आती है, सरकार का चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं। चलो आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार जो है वो किस प्रकार से है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत को किस नाम से बुलाया गया है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक शब्द के बारे में लिखा गया, इंडिया भारत नहीं, द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से लिखा गया। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे ही भारत के वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है, फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? फाइनेंस कमीशन हमारे आर्टिकल 280 में लिखी गई है, 280। ठीक है, इसमें लिखा है कि फाइनेंस कमीशन कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा बनाई जाएगी। और इनका जो कार्यकाल होता है इस फाइनेंस कमीशन का वो 5 सालों का रहता है। फाइनेंस कमीशन अभी जो है वो हमारी 15वें नंबर की चल रही है और उसके हेड जो है वो हमारे N.K. सिंह हैं। जबकि जो पहली फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बी आर अम्बेडकर के कहने पे बनाई गई थी उसके हेड थे हमारे K.C. नियोगी। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट्स जो मैं बता रही हूँ जो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कानून निर्माण की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, बिल्कुल है। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास तो है ही लॉज बनाने की, कहाँ पे? तो वो भी पूरे भारत के लिए, भारत के उप प्रदेश डोमिनियन कोई और बन जाता है उसके लिए, और हमारी विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो भारत की संसद को इन सभी चीजों में कानून बनाने की शक्ति उपलब्ध है। डी आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 11th। हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में जस्टिस कितने प्रकार का है? आपने पढ़ा होगा, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, डी वाला सीक्वेंस है इसका, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कि भाई हमें जो जस्टिस होगा वो 3 प्रकार का होगा। तो ये जो जस्टिस शब्द हैं 3 प्रकार के, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने रूस की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन से बोरो किए हैं प्रियम्बल में। ठीक है, प्रियम्बल असल में पहले किस नाम से आता था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें यह दिया गया कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए काम कर सकते हैं? ठीक है, संसद बना सकती है, अगर कोई राज्य सूची में भी मैटर दिया है तो भी हम उसके लिए काम कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 253। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है कि कभी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं उसके लिए भी हमारा जो है राज्य जो सूची के विषय में कानून बनाना पॉसिबल हो जाता है।
राइट। सो ये भी आप याद रखिएगा, छोटा सा ही आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन से ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जो एक समय पे हमारे लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। बहुत 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 मजेदार क्वेश्चन है। वो है नीलम संजीवा रेड्डी। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, और मैं आपको बता दूं जिन्होंने नहीं सुना, ये एक मेल है, फीमेल नहीं है। आप लोगों का नीलम नाम है तो क्या ये मेल हो गए? नहीं नहीं, सॉरी, फीमेल होंगे। ये मेल है, ठीक है। ये कांग्रेस के भी काफी ज्यादा साथ साथ में जुड़े हुए थे, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, और केवल एक बार नहीं, ये 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं पहले। तो इस तरीके से था भाई, याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो अब। कोरम। अब आता है राज्य की विधानमंडल में कोरम का क्या हिसाब किताब है। तो देखो भाई, राज्य की विधानमंडल में और संसद में डिफरेंस होता है। पार्लियामेंट में कोरम होती है 1/10 या 10% कुल जनसंख्या का। मतलब कि अगर लोकसभा की टोटल है 543, तो इसका 10% निकाल लो। लेकिन अगर राज्य की विधानमंडल की कोरम की बात करें, गणपूर्ति की बात करें, तो भाई वो होती है डी, 10 सदस्य। क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी है मेंबरशिप में जहां पे सिर्फ 30 ही विधानसभा में मेंबर्स है। अब 30 ही अगर विधानसभा में मेंबर, तो उसका 10%, तो बहुत 3 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 10 रखे गए हैं। तो 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, 10%, ऐसा रखा गया। तो ये वाली चीज है, ठीक है। 30 मेंबर्स नहीं है, हाफ नहीं है, 1/10 जो है वो है। लेकिन ये पार्लियामेंट के केस में है, ठीक है। ये संसद के केस में। थर्ड पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट राज्य के लिए अलग से है, समझ गए। ऐसे ही आता है हमारा नेक्स्ट वाला। 8वीं अनुसूची में 1993 में कौन सी जोड़ी गई थी? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे स्केड्यूल्स में 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनल थी। ओरिजिनल का मतलब पहले से ही थी। एक बाद में ऐड हुई। कौन सी ऐड हुई? सिंधी। फिर 3 एक साथ ऐड हुई। कौन सी ऐड हुई तीनों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 3 एक साथ। फिर हुई 4 एक साथ ऐड। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये हिसाब किताब करते टोटल लैंग्वेजेस हमारी 8 स्केड्यूल में 22 हो जाती है। तो आप देखिए, मैथिली, संथाली और डोगरी एक साथ हुई ना 4, ये बाद में हुई। मणिपुरी ऐड हुई थी 3 में एक साथ, ये वाली, जो कि 1993 में ऐड की गई थी। तो ये है हमारी लैंग्वेजेस का सीक्वेंस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब होता है जो हमारी 8 स्केड्यूल में रिटन है। राइट एवरीवन, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीवाईक्यू बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है सारे। जैसे अब ये सीएम के ऊपर है, चीफ मिनिस्टर जो है हमारा स्टेट का, उनकी अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब वो ये कहता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि भाई वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। चलो ठीक है ये बात तो। उसके बाद सेकंड कह रहा है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसकी अध्यक्षता, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है गवर्नर जो है सारे काम सीएम के एडवाइस पे करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने सारे कृत्यों के लिए वो मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, ऐसा नहीं है। जबकि फोर्थ ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसे राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कर रहे हैं, तो मंत्रियों की भी वही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसमें गलत होगी, ए, बी और डी इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राज्यसभा जो है, कथन कह रहा है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, वो परमानेंट हाउस होता है। और उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों यहाँ पे कथन सही लिखे हुए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और लोकसभा हमारा टेम्पररी हाउस होता है, 5 साल में डिसॉल्व होता है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। क्यों सही है? क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे जो है लोग सिलेक्ट नहीं करते, और उपराष्ट्रपति को भी लोग सिलेक्ट नहीं करते, तो दोनों ही अप्रत्यक्ष है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष किसका होता है? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। राइट। ऐसे ही मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शंस में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर जो है वो, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक थी।
जिसमें अप्रत्यक्ष है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है वो भी अप्रत्यक्ष ही है, बस वो है कि एमपीज और एमएलए जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्ट तरीके से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के जो विधायक स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनका कोई रोल ही नहीं होता है। हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका रोल होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ये जो सामने मैं लिख रही हूँ 788, सिर्फ यही वोट करते हैं। ठीक है, अगला आता है 19th क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि भाई किसमें ऐसा लिखा है कि गवर्नर जो है वो जब लेजिस्लेचर प्रेजेंस में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो देखिए भाई, जो इसमें सबसे पहला वाला आर्टिकल देख रहे हो ना, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की पावर पे है, जबकि ये वाला गवर्नर की है। तो ये 213 हो जाएगा राज्यपाल गवर्नर के लिए, ये वाला आंसर। ठीक है, बाकी गलत है ये। 123 प्रेसिडेंट के लिए होता है। ठीक है, जब भी कोई हमारा हाउस सेशन में नहीं होता तब ये चीज की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कैसे की गई थी। आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग से पहले योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 1950। 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। और ये काम क्या करता था, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स को डेवलप करना। नाउ नीति आयोग हैज बीन देयर विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of January 2014। तो ये किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ये हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने पास करा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पार्लियामेंट ने पास करा है। पार्लियामेंट के अधिनियम से कुछ नहीं आया इसमें, ना ही ये प्रेसिडेंट ने पास किया है। ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर के पास करा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं, और उनके अंडर सीईओ, वाइस चेयरमैन, रीजनल काउंसिल, चीफ मिनिस्टर्स करके पूरा बनाया जाता है। तो नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में बनाया गया। तब से भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, वो समाप्त किए जा चुके हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पर मैच करना है जो भी हमारे अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं। जैसे हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट आया यहाँ पे 94th नंबर का अमेंडमेंट है। तो 94th, और उसके बाद आपको 94th के बाद 95th, 96th और 103। ठीक है, ये चार 94th, 95th, 96 और 103, इन सब अमेंडमेंट एक्ट की वजह से कौन कौन से आर्टिकल्स में आपको चेंज देखने को मिला है। तो भाई आपको ये अगर अमेंडमेंट एक्ट पता है तो आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। अब जैसे इसके अंदर 94th अमेंडमेंट एक्ट है। 94th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 164 में चेंज आया था, सही लिखा हुआ है ये वाला, जिसमें हमारी दो राज्य नए बनाए गए थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। 2000 ईयर में ये दो बनाए गए थे। और इसमें ये बोला गया था कि भाई झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोगों के लिए एक अलग से वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 164 में चेंज आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं 95th अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ था, तो 95th में लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में यहाँ पर एससी और एसटी की सीट्स की रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था। तो आर्टिकल 334 जो कि एससी एसटी सीट्स रिजर्वेशन की बात करता है, उसमें चेंज आया था। वही 96 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, 96 किससे जुड़ा हुआ था, 96 ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आया। वो स्पेलिंग को चेंज किया। किसकी स्पेलिंग को, ओडिशा की। हम स्पेलिंग ओडिशा की आपको याद होगा, हम ORISSA करके लिखते थे, ओडिशा। अब क्या स्पेलिंग हो गई है, ओडिशा, ODISHA, है ना। तो उसमें 8th शेड्यूल में चेंज आया था। वहां पे हमारी लैंग्वेज जो थी ओरिया, पहले वो ओडिया, पहले वो ओरिया थी, ORIYA, अब उसकी स्पेलिंग ODIA हो चुकी है। तो ये चेंज आया था। वही 103 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 15th में। तो सामने सामने लिखे हैं सारे मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग बिल्कुल क्लियरली सामने सामने लिखे हैं, तो वो इजीली आपसे हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd, भारत परिषद, इंडियन काउंसिल
जो है वो कौन से एक्ट के तहत समाप्त करवा दी गई थी भारत में? तो वो है भाई 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडियन काउंसिल को एंड कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये बहुत पुराना एक्ट है, और अभी तो इसकी कुछ बातें खत्म ही हो चुकी हैं। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी आए थे 1919 वाले को क्या कहते हैं? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, कौन कौन से में कौन सा पार्ट मेंशन्ड है? तो सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और म्यूनिसिपैलिटी अब फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तब बताया था, इलेक्शन भी ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का ये जो पार्ट है वो यहाँ पे गलत लिखा गया है। आपसे यही पूछ रहा है कि आपको पार्ट मेंशन करना है, ठीक है। तो पार्ट जो है हमारे संविधान का वो 8 है, यहाँ पे 7 दिया गया तो 8th में लिखा हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला है, भाई आपको फंडामेंटल राइट्स मैच करने हैं। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 37 बिल्कुल सही है। रिलीजन की फ्रीडम, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसमें जो गलत है वो ये है सेकंड वाला, अरेस्ट गिरफ्तारी, या आर्टिकल 22 में है, 23 में नहीं लिखा गया। कौन से में है? 22 में लिखा गया। 23 में तो फोर्स्ड लेबर के बारे में लिखा गया है ना, फोर्स्ड लेबर जो होती है, बंधुआ मजदूरी, है ना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, उसके बारे में। चलिए अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि हमारे भारत में जो सूचना का अधिकार आया था, कब आया था सूचना का अधिकार? 2005 में, जिसके तहत सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। तो इसने जो है नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने की कोशिश की है, तो ठीक है, जिम्मेदार रहा है ये, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि उनको जवाबदेही होने शुरू हो गई है, ठीक है। इसे इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मीलों की यात्रा करनी है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी हमें जो आरटीआई से हम एक्चुअली में जो रिजल्ट चाहते हैं उसमें बहुत समय लगने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपस में दोनों स्टेटमेंट ठीक है पर व्याख्या नहीं है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में हुई थी, सबसे पहली स्थापना, बिल्कुल सही बात है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आई थी, और इसके फर्स्ट जो है सीजेआई लेमेस्टर बने थे, रॉन्ग। इसके फर्स्ट जो सीजेआई है वो 1773 के सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन यहाँ पे बना था? जज जो है, अगर मतलब हमसे पूछा जाएगा, वो थे एलिजे इम्फे। क्या नाम है उनका? एलिजे इम्फे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगी। इजी था क्वेश्चन ये जो है 2020 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। लेमिस्टर जो थे वो कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के बाद में बनने वाले जज थे, मतलब अभी नहीं बने थे, बाद में बने थे, ठीक है। मतलब उनके साथ में और जजेस थे, उसमें से एक पर्सन ये भी थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चंस। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, एक्टिंग जजेस जो होते हैं, कार्यवाहक एक्टिंग जजेस की नियुक्ति कौन करता है? एक्टिंग जजेस जो हैं वो कौन होते हैं? एक्टिंग जजेस वो जज होते हैं जो कि क्वालिफाइड होता है और बाकी कोई जज है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो उस चक्कर में दूसरे पर्सन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस वाले का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मतलब कहाँ कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में की जा, जिला न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जिला न्यायालय में नहीं होती। और ये किस कौन बना सकते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा के लिए नहीं बन सकती है। टेम्पररी अगर इंक्रीज करना तो कर भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रहता है, और ये हमारे अनुच्छेद 126 में लिखा गया है, क्योंकि 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है, 126 में इस बारे में लिखा गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कब कब बनी है? सम्मिलित गलत लिखा हुआ है। अंतरराज्यीय परिषद 1990 में बनी थी, सरकारिया कमीशन के कहने पे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही यहाँ पे गलत है। सतर्कता विजिलेंस कमीशन 1964, संथानम कमेटी के कहने पे 1993 पेरिस प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारे भारत का एनएचआरसी बनाया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 1952 में बनाई गई थी 6 अगस्त को, तो ये वाली गलत हो गई, बाकी ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते जाते हैं आगे। अगला है आपको मैच द फॉलोइंग देखना है, हमें सूचियों को मैच करना है, किसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। देखो भाई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पे हमसे बहुत आसानी से हो जाएगा।
7 शेड्यूल अभी बताया था, फेडरल स्ट्रक्चर यूनियन स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता, तो 1 का तो हो गया 3, ठीक है, ए वाले का हो गया 3। 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बी का हो गया 1। और 9 शेड्यूल में हमारी सर्टेन एक्ट्स के बारे में है, सी का हो गया 4 और डी का बच गया 2। 10 शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब कि जो दल बदल कानून है ना उसके बारे में। दल बदल कानून क्या चीज होती है, जो होता है ना ये चीज की आप अपनी पार्टी चेंज कर लेते हो, तो वो पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए 1985 में आया था। 7 और 8 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही थे। 9 शेड्यूल 1951 में आया और ये 1985 में आया, 52nd नंबर के संशोधन अधिनियम के बाद। चलिए भाई, इसका आंसर क्या बन गया फिर? इस हिसाब से आंसर डी बन गया इसका, मैच कर लेना, बन जाएगा डी आंसर बढ़िया सा। अगला बनता है भाई, ये तो अभी बताया मैंने। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं और ये गलत लिख दिया इन्होंने। नगर पालिकाएं जो है वो हमारा पार्ट, सही, सॉरी, ये तो सही लिखा हुआ है, हाँ हाँ सही लिखा है, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। ट्रिब्यूनल्स का पार्ट 9 10 गलत है। ये 3 तो ठीक लिखे हुए हैं इन्होंने, है ना, कंफ्यूज कर दिया, मतलब मेरे को लगा मैंने शायद गलत पढ़ लिया। तो जो ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, मतलब पार्ट 10 जो है वो गलत है, ये भाग, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का इसमें लिखा गया है। क्लियर हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी भी नहीं ये चीजें, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आया। अच्छा, एक और बात बता दूं, ट्रिब्यूनल जो है ये अलग से ऐड किए गए थे, ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ऐसे ही भाग 16 जो है, पार्ट 16 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किससे जुड़ा हुआ है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था काफी। अगला प्रश्न, धन विधेयक अगर कभी भी विधानसभा ने पास कर दिया, ठीक है, और वो विधान परिषद में है, कोई भी बिल, वो कब तक यहाँ पे पास करने का ऑप्शन है? क्योंकि धन विधेयक तो 14 दिन के लिए ऑप्शन होता है, तो इस वाले का ऑप्शन क्या है? नॉट मोर देन 3 मंथ्स। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पेंडिंग रखा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के आज के समय की 6 राज्यों में आज भी है, ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं जरा मैसेज करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपका आंसर कितने सही हो रहे हैं बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचित करने के व्यस्क मताधिकार हमको देता है कि सबको यहाँ पर व्यस्क मताधिकार होना चाहिए? 326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल्स में 324 से 329 तक हमारे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन्ड है, उसी से जुड़ा हुआ है ये प्रति। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब आती है भाई ये हमारी 4 कमिटीज जो कि पंचायत से जुड़ी हैं, चारों की चारों पंचायत से जुड़ी हुई कमिटीज है। तो चारों कमिटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कब कब आई है। देखो भाई, सबसे पहली जो मैं आपको ट्रिक लर्न करने की बता देती हूँ, बैक्स टीजी तक के लर्न कर लो। बी फॉर बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता, सबसे पहले यही आई थी 1957 में। फिर अशोक मेहता 1977 में, सीक्वेंस बता रही हूँ मैं इनको लर्न करने का। जी से जी वी के राव, ये ऑप्शन में है नहीं, पूछा रही है। एस से एल एम सिंघवी, ठीक है, ये रहे सिंघवी, ठीक है भाई, सिंघवी जो है यहाँ पर वो आए थे इसके बाद। और फिर आएंगे इसके बाद टी से थंगुन, पी के थंगन, और जी से गडगिल। ऐसे है इनका सीक्वेंस जो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये ऐसे से मैच हो जाएगा, मैच कर लेना, आंसर इसका बन जाएगा डी, ठीक है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाई ये 4 ऑप्शन है। अभी आपको बताया योजना आयोग, योजना आयोग बाद में बना था। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में लिखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल 315 से 323 तक लिखा है, और इलेक्शन कमीशन 324 से 329 तक। जबकि प्लानिंग कमीशन का कोई मेंशन नहीं, बताया था ना, वो हमारे संविधान में भी नहीं, इसकी इसी की जगह पर तो नीति आयोग आया, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। और प्लानिंग कमीशन हमारे संविधान में कहीं नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू आया है, ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो परिषद है मंत्रियों की, उन्होंने मिलके पास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, योजना आयोग। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, उसमें कह रहा है कि अस्पृश्यता, मतलब जो हमारी अनटचेबिलिटी होती है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल नंबर 17 के तहत हटाया गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बढ़े आगे।
170 में राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम सीमा हमको दी गई है। बिल्कुल सही बात है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी हो सकती है। ठीक है, राज्य की विधानसभा के बारे में है, विधान परिषद नहीं है। बहुत बच्चों को लग सकता है कि ये ऐसा कुछ है, तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम और मिनिमम जो कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ जो होती है, जैसे हम कहते हैं, वो कितनी है, तो भाई 60 से 500 तक रखी हुई है। मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। वो बात अलग है कि कई स्टेट्स में ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, वेस्ट सॉरी यूपी की है। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी की है, 403 सीटें, फिर वेस्ट बंगाल की 294, तमिलनाडु की 234। ठीक है, लेकिन कई स्टेट्स है जैसे कि गोवा, मिजोरम और सिक्किम, इन स्टेट्स में पॉपुल जो सीट्स है वो और भी कम है। ठीक है, किसी में 40 है, किसी में 30 है। एक्सेप्शंस होते हैं ना, वही चीज है। अब आपको वही सेम क्वेश्चन इस टाइप का ही आ गया, मैच द फॉलोइंग करना है, कब कब क्या बना, तो वही आप बैच करते जाओ। ये दो तो बिल्कुल सही मैच है, दोनों के बारे में बिल्कुल सही लिखा है, दोनों की ईयर्स। अब भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं आया था। एनफोर्समेंट ईडी 2000 में आई थी। ईडी वही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, बड़ा जरूरी है, पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यूज में रहती है ना, तो हो सकता है इसमें मैच द फॉलोइंग में दोबारा से पूछ ले। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो 1988 में आया था, तो ये गलत लिखा हुआ है, 1988 इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है, जो हमारा पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त बनने के लिए बात की गई थी, तो उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, जब ये हमारी ये बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले ये बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय हमारे फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, जिसकी वजह से उनको ये पोस्ट छोड़ के जानी पड़ी थी, और वो पोस्ट फिर के हनुमंता ने हैंड ओवर करी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट एआरसी बना था उसके हेड थे मोरारजी देसाई। जबकि सेकंड एआरसी जो 2005 में बनाई गई थी, उसके हेड कौन बने थे, वीरप्पा मोइली। ठीक है ना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 70th जो हमारा संशोधन आया था, जिसके तहत हमें ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ा गया था, कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होंगे उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, उसमें कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए थे, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज के ऊपर। पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें सीटों के बारे में जो है बिल्कुल लिखा गया है हमारे संविधान में, और सीटों के बारे में जो है वो 243 डी घ में लिखा गया है कि भाई किसकी सीटें रहेंगी, हमारी एससी और एसटी की सीट रहेंगी पॉपुलेशन के हिसाब से, और विमेन की जो सीट है वो 1/3 रहा करेंगी। ऐसा कहाँ लिखा गया है, 243 डी में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, और यह आरक्षण जो है वो 334 के एक्सपायर, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला 42nd क्वेश्चन है यहाँ पर, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें भाई स्वशासन के, पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, बिल्कुल, ये सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं, और साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था के रूप में स्वीकार यहाँ पे कर लिया गया था, तो दोनों ही बात यहाँ पर ठीक लिखी गई है। ठीक है, अच्छा नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्बन लिखा है यहाँ पर, जबकि ये तो 73rd पूछ रहा है। 73rd में अर्बन नहीं थी, शहरें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण को ही स्वीकारा गया था। 74th पूछता तब ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक थी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर की दो स्टेटमेंट मतलब गलत लिखी हुई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन की उद्घोषणा में क्या क्या नहीं हो सकता, तो देखिए भाई आपातकालीन की उद्घोषणा में इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन है। जबकि एक इंटरनल डिस्टरबेंस पहले हुआ करता था, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है वो चेंज कर दिया गया, और आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमारी 3 बार आपातकालीन लग चुकी है, 1961 के वॉर, 62 के वॉर में, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और 1975 इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि कह रहा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और सेकंड स्टेटमेंट प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर गलत लिखा हुआ है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, अपना पद जो उनका धारण होगा वो
गलत लिखी है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो तभी एलिजिबल है अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो ये बात तो सही लिखी हुई है, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए लेकिन क्वालिफाइड होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये बात भी सही है। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही बात लिखिए क्योंकि दोनों आपस में मेल भी खा रही हैं। उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई मद्रास में जो उच्च न्यायालय बने थे वो कब जाके बने थे भाई? वो 1861 के एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत बनाए गए थे। तो ये भी सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1773 में आया था और ये अलग आए थे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी टेक्स्ट रहेगा, प्रकाशित करने के लिए जो है हिंदी पार्ट को रखा जाएगा। ये हमारा लिखा गया था 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 में किया गया था। मौलिक ड्यूटीज कितनी है हमारी, मौलिक कर्तव्य हमारे आज के समय में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट सरदार स्वरण सिंह के कहने पर 1976 में इसको ऐड किया गया था, तब हमारी 10 ड्यूटीज थी, 10 कर्तव्य थे। और अभी एक कर्तव्य और ऐड हो गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शिक्षा के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे कर्तव्यों को भी ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हमारा 49, आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीट को मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको ये देखना है, लोकसभा, लोक लेखा समिति, सॉरी लोकसभा नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने लोग आते हैं राज्यसभा और लोकसभा से? देखो भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यहाँ पर जो है टोटल लोग 22 आते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। 15 जो लोग होंगे वो लोक स्पीकर ऑफ लोकसभा चुनेंगे, 7 जो है वो राज्यसभा के लोग वहां से चुनेंगे। इस प्रकार से 22 चुने जाते हैं लोक लेखा समिति में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। केरला में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो कब किया गया था? 1957 में। उसके बाद सीएजी के ऊपर है। सीएजी यहाँ पर जो है पूरा, सीएजी के ऊपर सारा एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? वो है संसद के ऊपर। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि इस समय हमारे जी गिरीश चंद्र मुर्मू है, और पहले सीएजी भारत के थे नरहरि राव, ठीक है। यह कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये जो है बी आर अम्बेडकर द्वारा कथन कहा गया है। सीएजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 तक मेंशन्ड है। और ये जो सारा कुछ इनका जो भी काम होगा, इनसे जुड़े हुए जो भी एक्शंस लेने होंगे वो संसद पार्लियामेंट यहाँ पे कर सकती है, राइट। अगला है हमारा क्वेश्चन कि कभी भी अगर हमें नए राज्यों की स्थापना करनी है तो कौन इसको कर सकता है? तो नए राज्यों की स्थापना कोई अकेला एक नेम की लोकसभा या राजनीतिक दल ऐसा कुछ नहीं, संसद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जब भी कोई न्यू स्टेट्स बनानी है तो वो सब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है, मनी बिल को कितने दिनों में राज्यसभा को पास करना होता है? 14 डेज में। आर्टिकल 110 में मनी बिल वित्त विधेयक का मेंशन किया गया है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा उसको सिर्फ 14 डेज में विद इन में पास करना होता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पास मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर जो है यहाँ पर किसी भी स्टेट में लोकसभा की 42 सीट्स है तो एससी के लिए सीट्स कितनी रिजर्वेशन होगी? एससी सीट्स कितनी उनकी रिजर्वेशन होगी? वो होगी 7 सीट्स, ठीक है। क्योंकि एससी और एसटी की रिजर्वेशन यहाँ पे 1/3 के रूप में की जाती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगला है यहाँ पर स्टेट कंटिजेंसी फंड जो होता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसके लिए होती है? जब भी कोई ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हम भी अपने घर में अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेविंग्स में डालते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आए, ऐसे देश की और राज्यों की सबकी यहाँ पर कंटिजेंसी फंड होता है। और कभी भी कंटिजेंसी फंड को एस्टैब्लिश करना है तो राज्य में वो कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। और पूरे इंडिया में कौन करेगा? ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट देखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई कभी भी किसी राज्य में लोक सेवा आयोग जो होता है वो सारा कुछ काम यहाँ पर अपना करके राज्य का वो किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो जब भी राज्य में लोक सेवा आयोग वगैरह बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजें वो अपने
यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में लिखा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं और ये पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते, लेकिन जज की क्वालिफिकेशंस उनमें होनी चाहिए, तो ये भी सही लिखा हुआ है। और आगे ये किसी मेंबर होने चाहिए किसी हाउस के, रॉन्ग। इनको पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, तो रॉन्ग। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 स्टेटमेंट है सिर्फ। तो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी जाकर ये पार्लियामेंट में ही कैन स्पीक, ही कैन राइट, ही कैन टेक पार्ट, बट ही कैन नॉट वोट। और पार्लियामेंट में इनको इम्पीचमेंट से हटाया जाता है, ऐसा गलत है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी तक रखते हैं, उनके बाद उनको हटा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हमारे भारत के संविधान में समानता का जो अधिकार है वो कौन कौन से में लिखा हुआ है? इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक लिखा हुआ है। ओके, सो इसका आंसर तो बी हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में मौलिक जो अधिकार आए हैं वो कौन से देश से हमने बोरो किए? बहुत इजी क्वेश्चन, यूएसए से बोरो किए हैं। जबकि आयरलैंड से हमने यहाँ पर डीपीएसपी लिए हैं, यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज, और कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर बोरो किया है। वही हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जब भी हमारे एक राज्य का जो है उसमें जोड़ा गया था, इसको एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद इसको जोड़ा गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले वो प्रेजेंट नहीं था। जबकि ये फर्स्ट वाला तो आर्टिकल 40 में लिखा है। गोवध ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मुफ्त कानूनी सलाह आर्टिकल 39A ये बाद में जुड़ा है। समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सरकारिया कमीशन को किस किस को चेक करने के लिए बनाया गया था? तो सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, सरकारिया कमीशन के कहने पर ही इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण जो है वो किया गया था। अगला, संघ और राज्यों के संबंध जो है वो कौन से पार्ट में दिखा है? आपने पार्ट लर्न किए होंगे, तो 11th वाली, भाग 11 वाली। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है इसमें कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसको समझा जाता है? मतलब कि लॉ ऑफिसर फर्स्ट भारत के कौन होते हैं? वो होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जबकि एडवोकेट जनरल स्टेट के फर्स्ट होते हैं। इंडिया के अटॉर्नी जनरल होते हैं 76, जिनके बारे में अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वही। ऐसे ही 64 यहाँ पे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म किससे जुड़ा हुआ है? जुडिशियल एक्टिविज्म हमारा जुड़ा हुआ है पीआईएल से। ठीक है, पीआईएल भारत में कौन लेके आए थे? जस्टिस पीएन भागवत। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के जो एक फैसला है यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के ऊपर, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उससे जुड़ी हुई सही लिखी हुई है? तो भाई ये चीज है कि हाई कोर्ट इनके फैसलों पे नहीं निर्णय ले सकती। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर कभी भी रिट की पिटीशन आती है जो कि आर्म्ड फोर्सेस वाले ट्रिब्यूनल के ऊपर है, तो वो उच्च न्यायालय इस पर डिसीजन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो 65 में ए आंसर हो गया। ऐसी 66 भारतीय गणतंत्र का मुख्य जो होते हैं वो किसको बोला जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। आर्टिकल नंबर 52, 53 इन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए 67 देखते हैं। आपको मैच करना है सारी की सारे प्रोविजंस को, तो भाई इजी है। अगर आपने पार्ट्स वगैरह पढ़े, आप देख रहे हो पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे ये पार्ट नंबर 15 है, ये पार्ट 15 किससे जुड़ा हुआ है? हमारा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका 4 वाला, मतलब कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैच कर लोगे आप, बी ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपी में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे वही है। वेलफेयर स्टेट बनाना बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक जस्टिस देना बिल्कुल सही। क्या हमारा डीपीएसपी कोई रिलीजियस स्टेट बना था, धार्मिक की करता? नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, हम तो सेकुलर स्टेट बनाने की बात करते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 69 वाला देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और ये नहीं है तो
जो उपाध्यक्ष हैं डिप्यूटी स्पीकर वो करते हैं। और बताया था ना थोड़ी देर पहले ही क्लास में स्टार्टिंग में, वही चीज है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये लाइन किस व्यक्ति ने बोली? बड़ी फेमस लाइन है ये लाइन, जो है हमारी किसने बोली है? ऑस्टिन, ग्रानविल ऑस्टिन, ये ना ऑस्टिन इनका पूरा नाम था, ग्रानविल। इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा स्टडी किया था इन्होंने, तब उन्होंने ये बात बोली थी। अगला, संघ लोक सेवा जो है अपनी यूपीएससी जिसको हम कहते हैं, जिसके आर्टिकल है 315 से 323, ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ लेके जाते हैं? संसद में, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पास ये एडिशनल जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 63। राइट टू वोट और इलेक्टेड, क्या ये भारत में किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू वोट जो है भारत में, ये हमारा एक तरीके से संवैधानिक अधिकार के रूप में आता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार तो नहीं लिखा हुआ है, प्राकृतिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप वोटिंग दे करके इलेक्शन में चूज कर सकते हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326। संविधान में संशोधन की पहल जो है वो कहाँ की जा सकती है? देखो, संविधान में संशोधन की पहल किसी भी संसद के सदस्य में सदन में की जा सकती है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा जाएगा या पहले राज्यसभा जाएगा या विधानसभा, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में तो जाता ही नहीं है, स्टेट में तो बिल जा ही नहीं सकता, तो संसद के किसी भी सदन में आप इस बिल को पास करवा सकते हो, और कोई भी व्यक्ति इसको लेके आ सकता है, मतलब कि जो भी एमपी है वो लेके आ सकता है इसको। ठीक है, ऐसे ही हमारा 75 है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39 में लिखे गए पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। ठीक है, कि सबको बराबर पे मिलना चाहिए, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मेल है, सबको बराबर पे मिलना चाहिए अगर सेम काम किया है तो। ऐसे ही हमारा 76 है कि भाई एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य यहाँ पर जो होता है, तो भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या है? वो है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो है 543 और जो इनका स्पीकर है वो 543 में से ही चुना गया है, जबकि राज्यसभा में जो 245 लोग हैं उनमें से हमारा इसका अध्यक्ष नहीं चुना गया। जो चेयरमैन होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो तो अलग होते हैं, वो तो सदस्य होते नहीं हैं किसी भी हाउस के, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझोगे, नहीं समझे तो यार थोड़ा समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है भाई, अब आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लगाना है। ठीक है, जिन्होंने अपने पद को एक बार से अधिक संभाला है, जैसे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक 17 सालों तक रहे थे, तो ये तो बहुत बार रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है 64 से 66, क्योंकि अब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो गुलजारी लाल नंदा को बनाना पड़ा था हमारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, 13 दिनों के लिए वो बने थे। उसके बाद फिर यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु होने की वजह से फिर 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे ऑप्शन में क्योंकि एक ही बार रहे हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा भी ऑप्शन में नहीं होंगे। बाकी 1 2 4 5 ठीक है, एक बार से ज्यादा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी और इंदिरा गांधी भी ये रही हैं। तो सबसे ज्यादा समय के लिए जवाहरलाल नेहरू, सेकंड समय के लिए इंदिरा गांधी, तो इसका आंसर 1 2 4 एंड 5 हो जाएगा। अगला 78 में, मुख्यमंत्री से संबंधित आपको बताना है यहाँ पर। मुख्यमंत्री कौन निर्वाचित करता है? यहाँ पर अ, औपचारिक नियुक्ति जो है वो होता है राज्यपाल से होती है, बहुमत दल में से चुना जाता है, पद में बना रहना, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, सिलेक्टेड तो नहीं होते ना गवर्नर, गवर्नर इनको सिलेक्ट तो नहीं करते सीएम को। सीएम तो जो भी उस राज्य में पार्टी जीतती है उसके हेड को बना दिया जाता है, जो भी पार्टी ने खड़ा किया व्यक्ति उनको बना दिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, ऐसे हमारा अगला प्रश्न है, वो कहता है कि संविधान की मूल संरचना जो है हमारी बेसिक, जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या वो हमारे संविधान में कहीं लिखा गया है? तो नहीं, हमारा ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जिसकी जजमेंट 24 अप्रैल 1973 में आई थी। उसके समय बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। 73 और 74 से फिर से क्वेश्चन आ गया कि भाई उसमें किस किस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या क्या उनके बारे में लिखा गया है। तो देखो भाई, उसमें निर्वाचन आयोग दिया गया है, आर्टिकल 243 के। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी
हमारा आर्टिकल जो पंचायत के 243 के आर्टिकल्स है, सॉरी म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें दिया है। फाइनेंस कमीशन भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 243 में। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन, संपत्ति कर मूल्य निर्धारण, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, बिकॉज फोर्थ वाला कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वही हम 81st क्वेश्चन पे आते हैं भाई। संविधान सभा का गठन सबसे पहली बार किसने यहाँ पर बोला था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान सभा आज के समय में आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी की वजह से बना है। तो वो भाई कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, उसके तहत बनाया गया है, ठीक है। 82nd क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय शासन की जो व्यवस्था है कौन से अधिनियम के तहत आई है? तो देखिए भाई, जो संघीय शासन आप कह लीजिए या आप उसको फेडरल सिस्टम इंग्लिश में कह लो, तो ये जो पूरी व्यवस्था है हमारी 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था उसके तहत बनाई गई थी। ये तो सीधा उसमें साफ साफ लिखा गया। आपने एक्ट पढ़े हैं ना, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा होगा, उसमें ही आया था। नहीं पढ़ा तो देखिए भाई, पढ़िएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार इसमें से किसको कहा जाता है? ये है काम का अधिकार, राइट टू वर्क। क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे संविधान में लिखी है, हमारे फंडामेंटल राइट में है, जबकि ये चीज ऐसे नहीं है, तो वो द्वितीय पीढ़ी का कहा जाता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हमारा एजुकेशन वाला आर्टिकल 21A में है ना, ये वाला आर्टिकल 21 से। फ्रीडम वाला हमारा 19 से लेकर के 23 तक है। इक्वालिटी वाला 14 से 18 तक है। तो वही चीज है बस इसमें, सॉरी ये 23 नहीं 22 तक है। बोलोगे मैम आपने गलत बता दिया, कमेंट करोगे तो मैं बता दूं, ठीक है। वो कभी कभी फ्लो फ्लो में हो जाता है, बाकी ये चीज ही है। मनरेगा, एमजी नरेगा स्कीम बहुत ही फेमस है, 2005 में आई थी। इसमें अगर आया है तो भाई इसको क्या चीज इसने इम्प्लीमेंट कर दी हमारे लिए? तो इसने यहाँ पर आर्टिकल 43 को इम्प्लीमेंट करा है, क्योंकि आर्टिकल 43 में लिखा है वर्क का अधिकार होना चाहिए। तो वर्क मनरेगा में आता है, जिसमें 100 दिनों का अनस्किल्ड रोजगार जो है वो दिया जाता है। किन केसेस में? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसकी कोई बीमारी है उसको, तो उन केसेस में ये चीज दी जाती है, ठीक है। 85th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ठीक है। अल्कोहल, काउ, एनवायरमेंट, ये तो आर्टिकल 48 और 47 में लिखा है, ठीक है। फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, ये आप कह सकते हो कि नहीं है, मतलब सॉरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी ठीक है। ओके, एक राज्य का, इनमें से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? हाँ भाई, ये गलत लिखा हुआ है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा हमारा आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है, 6 to 14, ठीक है। अगर आपको जबरदस्ती कुछ चूज ही करना है तो आपको 14 करना पड़ेगा, ये वाला डी, ठीक है। वैसे तो सारी स्टेटमेंट ही ठीक लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगला देख लेते हैं। धन विधेयक में गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। धन विधेयक में क्या क्या स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं इनमें से? तो भाई पहला आता है टैक्स की, तो होती है ये, बोरोइंग है, कंटिजेंसी फंड, फाइन और पेनल्टी इसमें नहीं आती है, जुर्माना या जो भी अर्थदंड होता है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ABC ठीक है। अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में ये बातें लिखी गई है, ठीक है ना। ऐसी 87 क्वेश्चन है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उनके बारे में। सेकंड हाईएस्ट है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट हमारे प्रधान, सॉरी राष्ट्रपति होते हैं। और वो जो है, इनके साथ कोई फॉर्मल ड्यूटीज नहीं लिखी गई हैं। और इनको अगर प्रेसिडेंट की उपलब्धि नहीं है तो वो आके बैठेंगे, और अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको हटा देंगे, उनकी डेथ हो गई तो आके यही काम करेंगे। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है। केवल आज तक एक ही ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी अपने कार्यकाल के समय मृत्यु हुई है, उनका नाम है कृष्णकांत, ठीक है, याद रखिएगा। ये ये सब फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 88 वाला गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित पूछ रहा है। रिपब्लिकन, रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसके तहत हमारे में क्या मतलब होता है कि सुप्रीम पावर सिंगल पर्सन के हाथ में होती है, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम पावर सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होती है, तो ये गलत लिखा हुआ है ना कि सुप्रीम पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में, तो गलत है ये, ठीक है। लोक सुप्रीम है, पहला कह रहा है जिसमें जनता सुप्रीम है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान के हाथ में होती है ना, बिल्कुल। और जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, तो सी वाली स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, ठीक है। राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, ये गलत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा होगा तो भाई मोनार्की आ जाएगी, ऐसे तो होगा नहीं, चलेगा नहीं काम, है ना। आगे 89 कह रहा है संसद के अधिकारों में, संसद में कौन कौन आके बैठता है? तो संसद में यहाँ पर जो है
वो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव और अध्यक्ष होते हैं, चारों ही सही लिखे हुए हैं। ये सारे व्यक्ति यहाँ पे होते हैं, संसद के पार्टिसिपेंट होते हैं। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल फोर। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल। तो ये फोर्स्ड लेबर का जो एक्ट है, बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर का एक्ट, ये कब आया था? ये 1976 में आया था। ठीक है, ये एक्ट्स में से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे करप्शन वाला एक्ट आया था, ऐसे ये वाला एक्ट भी आ गया। और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी को रोकने की भी बात की गई है। ठीक है। 73वें संशोधन में इनमें से क्या क्या शामिल किया गया? 73वां जो संशोधन है उसमें जिला पंचायत, क्षेत्र और ग्राम, ये तीन तो रखे गए। नगर पंचायत तो म्युनिसिपैलिटी का है, तो ये तो आपका 74th वाले में चला जाएगा। ठीक है, इसमें ये तीनों आएंगे, जिसमें सबसे नीचे कौन सी होती है? ग्राम सभा, मतलब ग्राम पंचायत। फिर होती है यहाँ पर पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत। फिर होती है जिला पंचायत। ठीक है, तीनों ठीक लिखे हुए हैं। ये बलवंत राय मेहता ने ही 3 टियर सरकार का सिस्टम दिया था, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 92nd क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है? हमारा भाग 2 में। आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग 1 में 1 से 4 है। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11। फिर भाग 3 में 12 से 35 और भाग 4 में 36 से 51। तो ये है। ठीक है, फर्स्ट वाले में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड वाले में सिटीजनशिप, नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, और लास्ट वाले में राज्य के दिशा निर्देश तत्व। ऐसे ही हमारा 93rd क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा हमारे अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। ठीक है, अनुच्छेद 21 हमारी जीने का अधिकार की बात में बात करता है, 22 हमें अरेस्ट वाले अधिकार पे बात करता है, 19 हमारा फ्रीडम, आजादी की बात करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इजी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार है, फटाफट हो रहे हैं, मजा आ रहा है। लोकसभा में हमारे जो है एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अब तो ये रहे नहीं है ना, अब तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया, लेकिन जिस समय ये हुआ करता था, ये हमारे अनुच्छेद 331 के तहत हुआ करता था। अब नहीं है, लोकसभा में 2 रहेंगे एंग्लो इंडियन, अब ये सब ये हटा दिया गया है। अब तो ये पूरा हट चुका है 2020 में। ऐसे ही अगला है वित्त विधेयक के बारे में आपको पूछ रहा है, इनमें से वित्त विधेयक जो है उसके बारे में विशेष उपलब्धि, मतलब कि स्पेशल वगैरह, फाइनेंस बिल के बारे में 117 में लिखा गया है। 123 तो आपको पता ही है किससे जुड़ा हुआ है, वो है प्रेसिडेंट की अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला। ठीक है, हमारे जितने भी बिल्स है उसमें से ये वाला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन था। 96, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से एक आयोग गठित है, जिसे एनसीएसटी कहते हैं। ये 338 ए के तहत बना हुआ है। देखो आर्टिकल 338 जो है ना, उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, 338 ए जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, 338 बी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 338 ए। क्लियर होगी बात? ये बाद में बनाया गया था, 2003 में आया था, 2004 में लागू हुआ था, और ओबीसी वाला 2018 में आया था। तो ये भी आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। 97th वाला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों में संसद की कार्यवाही को जांच करने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है, कि संसद की कार्यवाही पे आप जांच वांच नहीं कर सकते हो। तो भाई ये वाला भी एक हमारा एक पॉइंट है। तो भाई ये हमारा 122 में लिखा गया है। ठीक है, 122 में। ऐसे ही हम 98 पे बढ़ते हैं। भाई इतनी कम देर में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, अब मेरे हिसाब से समझ में तो आ रहे होंगे सबको। तो भाई ये वाला आपसे पूछ रहा है कि संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, हमसे कब हटाया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटाया गया है। तो 44th, क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब कहाँ है ये पहले आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में हुआ करता था, अब ये अनुच्छेद 300 ए में है। ठीक है, 300 क्लॉज ए में अब इसको लिख दिया गया है। क्लियर हो गया भाई ये वाला आंसर? अब हम बढ़ते हैं 99 की तरफ। पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ये 3243 डी में है। थोड़ी देर पहले में हमने पढ़ा था कि एससी और एसटी के लिए हमारे पास दिया गया 1/3 का प्रावधान, जबकि विमेन के लिए क्या है?
विमेन के लिए 1/3 है, SC ST के लिए जनसंख्या के अनुसार है, पॉपुलेशन के अनुसार, क्योंकि हर राज्य में SC ST की बिल्कुल पूरी तरीके से जनसंख्या हो वैसा जरूरी नहीं है ना। तो 243D में इसके बारे में लिखा गया है कि भाई ऐसा होना चाहिए। आर्टिकल 243 से लेके 243O तक इसका प्रावधान है पूरा। उसमें डी वाला जो आता है वो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आई और के इंपॉर्टेंट है। आई वाला जो है वो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से है, राज्य वित्त आयोग। और के वाला राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से है। तो ये सब आपसे पूछे जाती हैं चीजें कि किससे क्या जुड़ा हुआ है। ऐसा सवाल एग्जाम में पूरा पूरा बनता है कि भाई किससे क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको इसके मैच द फॉलोइंग में बताना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपसे यही सब लोगों से कहूंगी कि आप लोग सभी लोग मैच द फॉलोइंग और ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। जितना जितना बताया जा रहा है ना, ये आपको सब आर्टिकल्स रट्टे हुए होने चाहिए, तब मान के चलो कि आपकी अच्छी तैयारी है और आप अच्छे से इसके लिए तैयारी भी मतलब तैयारी कर रही हो और बढ़िया से इसमें और ज्यादा कर सकते हो। ऐसे ही अगला कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि चाइल्ड लेबर को बैन करने वाला आर्टिकल 24 है। जैसे आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 यहाँ पे फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता की। आर्टिकल 23 यहाँ पे बात करता है बॉन्डेड लेबर की, मतलब कि बंधुआ मजदूरी की। और 24 यहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात करता है, मतलब कि हमारे जो चाइल्ड जो होते हैं ना, मतलब कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पे रोक करने के लिए होता है ये वाला। तो उसी प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा 24। बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बाल मजदूरी को रोकने का। ऐसे ही B R अम्बेडकर द्वारा किसको हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, अरे ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो कितनी बार ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भाई ये वाला आर्टिकल जो है ये कौन से में लिखा गया कि हृदय है? ये है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें हमारी 5 रिट्स हैं भाई। 5 रिट को सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इन 5 रिट्स को आप सीक्वेंस वाइज लगाइए, समझ रहे हो? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई 5 रिट्स का सीक्वेंस है, पहले आती है हेबिस कॉर्पस, फिर आती है मैंडेमस, फिर आती है प्रोहिबिशन, फिर आती है सर्श्योरारी, और लास्ट में आती है को वारंटो। तो इस प्रकार से आपकी ये वाली सारी की सारी सीक्वेंस वाइज दी गई हैं। आप लोगों से ये वाला एग्जाम में कई 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 बार पूछा गया है, इनका सीक्वेंस लगाओ, इनके बारे में वीडियो मतलब बताओ इनके बारे में, ठीक है। ये आपके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप सभी लोग इन आपकी सारी की सारी जो हमारी ये सीक्वेंस है ना वीडियो, उसका पूरा मतलब आपका जो पूरा यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है ये पूरा पढ़ के जाइएगा। सीक्वेंस समझ रहे हो कि ये 500 कैसे कैसे लगे और इनको कब कब इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको इस्तेमाल करने के लिए भी कब कब होता है, इससे भी सवाल बनते हैं। तो भाई मतलब जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पूरी वीडियोस तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, पर आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ये 500 को पढ़ के जाए, ठीक है। और इन 500 को यहाँ पे करने की जिम्मेदारी हमारे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, वही हाई कोर्ट में भी जिम्मेदारी होती है। हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए कर सकता है। इसलिए B R अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था। वही अगर मैं पूछूं हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का हृदय किसको कहा गया है, तो हमारे संविधान का हृदय अलग से किसको बोला गया है? भाई संविधान का हृदय बोला गया है हमारे उसमें, वो है, बताइए कौन? संविधान का हृदय है हमारा आर्टिकल 21, ठीक है। मतलब सॉरी, फंडामेंटल राइट्स का हृदय आर्टिकल 21 है। संविधान का हृदय अगर पूछता है तो वो हमारा मतलब कोई प्रियम्बल भी कहता है, कोई कुछ लिखता है, तो वो ऐसे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि किसने क्या बात यहाँ पे बोली है, इस प्रकार से। ऐसे ही हमारा आज का ये क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। देखिए भाई RTI, सूचना का अधिकार हमारा आर्टिकल 2005 में आया था, 5 में इसको लागू किया गया था। और सूचना का अधिकार अगर पूछता है कि कैसा अधिकार है, तो भाई आपका आंसर इसके लिए सीधा होना चाहिए, ये एक लीगल राइट है, क्योंकि ये एक्ट में आया था। फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको लीगल राइट में अभी तक जो है वो रखा गया है, ठीक है। सो RTI, RTI आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। 2005 में आया था, किसी भी चीज के तहत आप इसको आराम से लगा सकते हो। और इसमें पहले वाला जो एक एक्ट था ना, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको हटा के ये वाला एक्ट लेके आया था। और इसी के तहत भारत में CIC, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। और ये जो RTI है ये 15 जून 2005 को आई थी।
और लागू हुई थी ये 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई भारत के अंदर अगर एक दिन में बात करूं तो करीब 5,000 आरटीआई है जो डेली फाइल होती हैं। ठीक है। ये हमारे भारत में फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जो हमारा जो आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में मेंशन है। ठीक है भाई, तो अगर आपने कभी आरटीआई लगानी है तो आप पीआईओ क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के वहां जाएंगे और वहां से आप पूरे ये सब चीजों के बारे में जान कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाता है, उसमें कमिश्नर होते हैं। और इसमें एक तो होता है भाई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हेड होता है, और साथ में नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, 10 मेंबर से ज्यादा और व्यक्ति नहीं हो सकते, तो टोटल ऐसे रहते हैं। ठीक है भाई, ये पूछा जाता है इसमें। आपको पता है कि जो ये पूरा है आरटीआई, इसको आप कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते, इसको आप बहुत सारी जगह पे नहीं लगा सकते, जैसे आईबी, रॉ, ठीक है, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, आसम राइफल्स, एसएसबी, ये सब पता है ना आपको, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। ठीक है। आप और कहाँ नहीं लगा सकते, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, डीआरडीओ डिफेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, तो इन सब में आरटीआई नहीं लगाया जा सकता। ये क्वेश्चन आरओ में मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आरटीआई इनमें से कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर नहीं लगाया जा सकता है। बन सकता है ना, आपको भी लगता है ना, ऐसा सवाल बन सकता है, वही वही चीज है। आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है, तो हम दोनों की सोच तो मैच कर गई यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करना है आरटीआई के बारे में भी, जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम हमको अच्छा लगा या जो भी जैसा भी था, प्लीज बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा अच्छे कमेंट्स का। और अगर आपको लगे कि सही नहीं बताया तब भी आप मुझे बता सकते हो, लेकिन आप ये बस कोशिश कीजिए कि आप ये सारा कुछ अपना कंप्लीट कर ले। ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए आप, 1 सवा घंटे की पूरी वीडियो है, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि 1 सवा घंटे आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपको समझ में सारी बातें आई होंगी। हाँ, जिसने आता था उसको वो सिर्फ इसमें रिवाइज कर सकता है, तो रिविजन करनी ही यहाँ पे बहुत जरूरी थी। ठीक है। तो आपको बस ये चीज में दिमाग में रखना है कि जो जो आपको बताया गया यहाँ पर करवाया है मैंने, आपने उस चीज को ध्यान में रखना है, उन चीजों के बारे में पढ़ते रहना है, उनके बारे में नोट्स में लिखते रहना है। ठीक है भाई। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट सबको, आर ओ के एग्जाम के लिए मेरी सबके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से नोट्स को लिखिए। कोई समस्या कुछ भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारे फैक्ट जितना भी बताया पॉलिटी का सब रट डालना, बहुत अच्छे से लिखना इनके ऊपर, और सब चीजों के ऊपर एग्जाम में सवाल बनते हैं और इन पे लर्न करने की इनको पूरी पूरी कोशिश करना, इनको कोशिश करना कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं, आप सब कुछ के बारे में, हर चीज के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए ही जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने पेशेंटली मेरी वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी और वीडियो में। इससे नॉलेज मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।